नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर लेकर आए ये शो जिसे हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है। पहले तो आप सभी से, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है, उनसे धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया, और जिन्होंने अब तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप इस बारे में सोचें और सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसकी लिंक जो है हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता के लिए हमें आप जैसे दर्शकों की ज़रूरत है, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें। इसी के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शो पर हम देश और दुनिया की सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड का जो सवाल है वो ये है कि इज़राइल में जो एक न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ है, उस बिल का वहाँ के लोकतंत्र पे किस तरह का असर पड़ेगा। प्रवीण, शो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि ये बिल आखिर कहता क्या है और इसके खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। खैर, बिल तो नहीं है, मतलब पहला स्टेज अब एक्ट का पास हो गया है। इज़राइल का कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं अपूर्वा, कुछ डेमोक्रेसीज़ हैं जिनमें लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ में है जहां कोर्ट्स का ये रोल रहा है कि जजमेंट दे के धीरे धीरे एक कॉन्स्टिट्यूशन का रूप कानूनों के थ्रू बना है। अब इज़राइल में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ कई लोगों का ये कहना है कि जुडिशरी एक चेक रही है गवर्नमेंट पे, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल एलिमेंट्स जैसे हमारे देश में है वैसे वहाँ नहीं है जी। अब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू का ये बहुत वक्त से कहना है कि कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के डोमेन पे इंक्रोच कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के हक छीन रहे हैं, और इसलिए वो बहुत वक्त से कानून लाना चाहे हैं जिससे कोर्ट की अथॉरिटी कुछ हद तक कंस्ट्रेन हो जी। और उसमें ये कॉन्सेप्ट है रीजनेबलनेस का। अब रीजनेबलनेस तो बहुत रीजनेबल बात है, सबको रीजनेबलनेस अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ इज़राइल में लेबर पार्टी का और अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि नेतन्याहू एग्जीक्यूटिव टिरनी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जनतांत्रिकता धीरे धीरे ख़त्म हो और कोर्ट्स उसमें इंटरवीन ना कर पाए। अब पिछले हफ्ते में जब ये एक्ट पास हो रहा था, हमने देखा कि हज़ारों लोग सड़कों पे उतरे। उससे ज़्यादा शायद ख़तरनाक ये बात है कि 10,000 रिजर्विस्ट जो होते हैं मिलिट्री के, इज़राइल में हर एक जन को मिलिट्री सर्विस देनी होती है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, और मिलिट्री सर्विस के बाद लोग रिज़र्व में चले जाते हैं और हर साल कुछ वक्त उनको वापस जाके सर्विस में देना होता है मिलिट्री में। तो 10,000 से ज़्यादा रिजर्विस्ट, उनमें एयरफोर्स के पायलट्स हैं, कंप्यूटर टेक्नीशियंस एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो अपनी मिलिट्री सर्विस को बॉयकॉट करेंगे। बहुत सारे फॉर्मर आर्मी चीफ्स ने ये कहा है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल असॉल्ट के खिलाफ है, और करंट जो सर्विंग मिलिट्री चीफ है उन्होंने भी ये रिजर्विस्ट के इशू पे पॉइंट करके कहा है कि इज़राइल में एक गहरा घाव खुला है, जिससे हो सकता है कि आगे उसके दुश्मनों के सामने ये मुल्क थोड़ा कम ताकतवर रहे जी। अब देखना पड़ेगा आखिर में जाके क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल इज़राइल में इतना डिवीज़न किसी मतलब कभी इतना गहरा नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अहम और एक तरह से डिस्टर्बिंग सिचुएशन भी है। इसी के साथ हम पहला सवाल लेते हैं। आदित्य का है सवाल, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इज़राइल में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के लोगों के बीच इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं और इस विवादास्पद बिल ने उन्हें अपना गुस्सा दिखाने का एक मौका दे दिया है। आदित्य, फर्स्टली थैंक यू दोबारा हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए, सवाल पूछने के लिए। देखिए, इज़राइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है पार्लियामेंट में, तो नेतन्याहू के अनडाउटेडली सपोर्टर्स हैं,
बट इजराइल में ये हमें समझना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो लीडर बनता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे लोकप्रिय लीडर है। उसका बस ये मतलब है कि वो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री ग्रुपिंग या अलायंस के हिस्से है, और अधिकांश जो लीडर इजराइल में आते हैं उनकी पार्टीज़ माइनॉरिटी में ही होती हैं। तो फिर अलग अलग पार्टीज से जुड़ के वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं। इस सिस्टम की स्ट्रेंथ ये है, जैसे कि सारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स की है, कि देश के सारे शेड्स ऑफ ओपिनियन, अलग अलग राय जो हैं, अलग कम्युनिटीज़ जो हैं, उनको संसद में एक आवाज़ मिलती है, और किसी को ये नहीं लगता कि मेरा हिस्सा मतलब छीना गया है मेजॉरिटेरियनिज़म की वजह। वीकनेस ये है कि एक्सट्रीम पार्टीज़ को भी एक हिस्सा मिल जाता है, और शायद अपनी लोकप्रियता से ज़्यादा वो अपना दम दिखा सकते हैं संसद में। और अब वही हो रहा है, क्योंकि इजराइल में असली डर ये है कि जो धार्मिक पार्टियां हैं, जिनका नंबर काफ़ी छोटा है वोटर्स के तौर पे, कि वो नेतन्याहू से अपना वो रिटर्न फेवर मांगेंगे। और रिलीजियस पार्टीज़ का अब तक ये कहना रहा है, वो कई सारी चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे जो लोग रिलीजियस एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी रिलीजियस एजुकेशन और मिलिट्री सर्विस एक स्तर पे लगाई जाए, यानी उनको एक एग्जेम्पशन मिल जाए। अच्छा। कई सारे और फाइनेंशियल टैक्स बेनिफिट्स डिमांड्स हैं उनकी। वो कई सिविक लाइफ के इश्यूज़ में रिलीजन को लाना चाहते हैं। अब ये डर है कि क्योंकि नेतन्याहू अपने लीगल रिफॉर्म्स ले आया है, अब वो रिलीजियस पार्टीज़ भी अपने एजेंडा को सामने लाना चाहेंगी। और मेरे ख्याल से इजराइल में जो रिएक्शन इसका ये दिखा है, उससे दिखता है कि अधिकांश लोग एक सेक्युलर इजराइल चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि धार्मिक पार्टियां अपनी राय, अपने पॉलिसीज़ देश पे थमाएं। और रिएक्शन की बहुत बड़ी एक वजह ये है। जी। अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि इजराइल ने एक बोल रहे हैं बड़ा कदम बढ़ा दिया है लोकतंत्र से दूर जाने की तरफ, और भारत में लोकतंत्र खतरे में हो ना हो, लोगों को बोलने से तो रोकने के लिए सरकार किसी भी हद तक एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकती है। क्या ये कहना कि इजराइल से इंडिया तक के पूरे क्षेत्र में केवल 2 लोकतंत्र है अब गलत होने लगेगा धीरे धीरे? विशाल, मेरे ख्याल से ये कहना शायद थोड़ा ज़्यादा होगा या गलत होगा कि इजराइल में जनतांत्रिकता ख़त्म होने वाली है। ये इजराइल एक देश है जहाँ सारी ही कम्युनिटीज़ अपने डेमोक्रेसी को बहुत वैल्यू करती है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी कल अगर बात चल जाए, चाहे किसी भी सरकार की, कि वो जनतांत्रिकता ख़त्म कर दे, तो उस पे गहरा विरोध होगा। आखिर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी यहाँ लगाई, तो हम सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। मतलब अनइमेजिनेबल हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त तक हमेशा राज की थी, वो ख़त्म हो गई थोड़े ही वक्त में। लेकिन डेफिनेटली जनतांत्रिकता पे, डेमोक्रेसी पे मुल्क कई देशों में एक हमला है। अब इजराइल के केस में ये कुछ लोगों का कम से कम कहना है कि इसमें और कोई मसला नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का स्वार्थ है, क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार के केस कई सारे हैं जिन पे कोर्ट्स ने वर्डिक्ट दिए हैं। मामला पेंडिंग है अभी जुडिशरी में कि नेतन्याहू साहब डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं ऑफिस होल्ड करने से। और ये कहना लोगों का कहना है कि वो जुडिशरी के पावर सिर्फ इसलिए कंस्ट्रेन कर रहे हैं कि वो ये नहीं इंश्योर करना चाहते कि आगे वो डिस्क्वालीफाई ना हो। अब ये बात सही है या गलत है, विवाद की बात है। लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में डेफिनेटली एक अथॉरिटेरियन टाइड आया है। वो लीडर जो लोगों को लगते हैं कि दमदार है, किसी तरह एक दुनिया में किसी तरह अपने व्यूज़ को फोर्सफुली असर्ट कर सकते हैं, उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और शायद इजराइल में कुछ हद तक ये नेतन्याहू की इमेज रही है कि एक ऐसे लीडर हैं जो एक डेंजरस वर्ल्ड में किसी तरह अपने मुल्क को बचा के रहेंगे, किश्ती को सही दिशा में ले जाएंगे।
लेकिन डेफिनेटली अब एक रिएक्शन इसका आया है। मेरे को कम से कम बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर सड़कों पे थे इजराइल में वो यूथ थे, और ये दुनिया के कई मुल्कों में देखा है कि यूथ में बहुत अब ये डिसअफेक्शन की फीलिंग आई है, वो चेंज चाहते हैं। तो हो सकता है इजराइल में परिवर्तन आए, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, कहना बहुत मुश्किल है। चाहे मेजॉरिटी वोटर्स भी किसी एक पार्टी के खिलाफ हो, ज़रूरी नहीं है कि उनकी एक कोई पार्टी जीतेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कल चुनाव दोबारा भी हो कि नेसेसरीली सरकार में वहाँ परिवर्तन आएगा। अगला सवाल चंद्रेश जी से है, पूछ रहे हैं कि क्या इस बिल पर बाकी देशों ने क्या कहा है, क्या ये इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, क्या ऐसे बिल पास करने का प्रभाव किसी और देश पर भी पड़ेगा? डेफिनेटली ये इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस बहुत रहे, ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स में। अब इजराइल और यूएसए का रिलेशनशिप जो है, जैसे कि आप सब जानते हो, मतलब ये दुनिया के मतलब बहुत करीबी अलायंसेस में माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा मिलिट्री सपोर्टर रहा है इजराइल का, उनके इकोनॉमिक टाइज भी बहुत बहुत गहरे हैं। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी नाखुशी साफ सामने दिखाई है ये जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ। एक इसकी वजह है कि जो जूइश कम्युनिटी है यूएस में वो काफ़ी लिबरल मानी जाती है, उसी में बहुत असंतुष्टि है इस रिफॉर्म के साथ। दूसरी बात इसमें ये है कि इजराइल में कोई भी इंस्टेबिलिटी हो उसके पूरे मिडल ईस्ट में रिपरकशंस होते हैं, ख़ास तौर से इस वक्त जहाँ यूएसए और ईरान का बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है मिडल ईस्ट में, और कई जगह अस्थिरता है। तो यूएसए नहीं चाहता कि इजराइल में भी कोई ऐसे विवाद पैदा हो जिससे अस्थिरता बढ़ेगी, कल कोई और क्राइसिस उठ सकता है। और तीसरी ये वजह है कि इजराइल के लेबर पार्टी और अमेरिका के डेमोक्रेट्स के हमेशा करीबी रिश्ते रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के और जो बाइडेन के पॉलिसीज़ इजराइल पे कई और इश्यूज़ पे मिलते नहीं हैं, और मेरे ख्याल से अब वो सारी बात सामने आई है। यहाँ तक कि ये मेरे ख्याल से अमेरिका ने काफ़ी क्लियरली कह भी दिया है कि जबकि वो इजराइल के प्रेसिडेंट को वेलकम करेंगे, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत को यूएस में वेलकम नहीं करेंगे अगर ये जुडिशियल रिफॉर्म्स आगे बढ़े। अभी तक जैसे शुरू में कहा था इसका पहला ट्रांच ही आया है, आगे अब देखना पड़ेगा और क्या ये करते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल हमारे मेंबर का है, पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि इजराइल में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वे उस देश के लिए एक सबक हैं और केस स्टडी होंगे जो कोलिजियम सिस्टम को रिफॉर्म करने को टारगेट कर रहा था? और क्या आपको लगता है कि इजराइल जैसे लीगल रिफॉर्म्स को टारगेट कर रहा है वह उसी लाइंस पर है जैसे भारत में, यानी जजों की नियुक्ति में सरकार को अधिक खुली छूट मिलना वही टारगेट हो रहा है? देखिए, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स का इशू तो मेरे ख्याल से हर तांत्रिकता में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। अपूर्वा को इस टॉपिक के बारे में मेरे से काफ़ी ज़्यादा पता है, तो कमेंट्स में अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आपका एक इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन रह सकता है। लेकिन अब अभी आप देखेंगे तो हर बड़ी जनतांत्रिकता में जजों के पॉलिटिकल लीनिंग्स पे, जजों के पॉलिटिकल फाउंडेशंस पे विवाद चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या जो जजेस डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए थे क्या वो अपने पॉलिटिकल व्यूज़ देश पे थमा रहे हैं। तो अबॉर्शन का डिबेट हुआ है, करप्शन के इश्यूज़ भी आए हैं, बहुत सारे मतलब ये टॉपिक्स आए हैं। भारत में जो कोलिजियम का ये बहुत आज का डिबेट नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है कि आखिर कौन डिसाइड करेगा कि किनको जजेस बनना चाहिए। लेकिन हर डेमोक्रेसी में ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक इसलिए है क्योंकि किसी ना किसी ने तो जजेस को अपॉइंट करना है। एक टाइम भारत में कहा जाता था कि इंदिरा गांधी जी ने मेरे ख्याल से बड़े पब्लिकली भी बोला था कि उनको कमिटेड जजेस चाहिए थे, यानी वो जजेस जो देश हित को बढ़ाएंगे, दैट इज़ देश हित एज अंडरस्टूड बाय इंदिरा गांधी जी।
और बहुत सारे जजेस वो आए उसके बाद जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स डिफेंड नहीं किए। फिर धीरे धीरे पेंडुलम दूसरी तरफ गया जब जजेस ने बोला कि वो ही चाहते हैं कि वो डिसाइड करें कि मेरिटोरियस जजेस कौन है, इसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से बचाया जाना चाहिए। इज़राइल में भी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और जुडिशरी के बीच में तू मैं नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें जजेस ज़्यादातर पब्लिक में कुछ कहते नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने काफ़ी पब्लिकली ये अपनी राय दी है कि कुछ जजेस पॉलिटिकली उनके खिलाफ हैं और इसलिए वो एक दिशा में चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई इसका फाइनल या परफेक्ट सल्यूशन नहीं है। जनतांत्रिकता में हर इंस्टीट्यूशन पे चेक्स चाहिए, बैलेंसेस चाहिए और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है, कोई आइडियल सल्यूशन नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में कल रिफॉर्म्स आए, उसमें एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा वज़न बढ़े तो हो सकता है कि कुछ सालों में हम उल्टा कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे कि क्या एग्जीक्यूटिव की पावर्स हमें थोड़ी कम करनी चाहिए। इज़राइल में आई थिंक मेन इशू अब सिर्फ जजों का नहीं रहा है, ये रहा है कि संविधान का कौन रक्षा करेगा, क्योंकि संविधान लिखित नहीं है और क्या आम नागरिकों की, सिटीजन्स की रक्षा जब करनी हो तो क्या कोर्ट के पास वो अधिकार रहेंगे जिससे वो जन अधिकार सरकार से बचा सकती है। जी, अगला सवाल संकल्प का है जो कि हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि ये एक जनरल क्वेश्चन है उनका कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आज की राजनीति 0 और 1 हो गई है। अगर 50% आबादी सीधे तौर पर आपका अपमान करती है तो काम करना मुश्किल है। क्या सेंट्रिस्ट लीडर्स का युग ख़त्म हो गया है? वो बोल रहे हैं कि हमारे पास दुनिया भर में सत्ता की होड़ में या तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं या अल्ट्रा राइटिस्ट हैं। भारत में विपक्ष ने सत्तारूढ़ राइट गवर्नमेंट के खिलाफ हार्ड लेफ्ट टर्न ले लिया है। फिल्मी सितारों, प्रोफेसर्स, सेल्फ सेंटर्ड एक्सपर्ट यूट्यूबर्स, पत्रकारों और फैक्ट चेकर्स जैसे गैर राजनीतिक लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति चीज़ों को प्रोफेशनल रखने के बजाय पॉलिटिकल डिवाइड को बढ़ाते हैं। वो बोल रहे मज़ेदार बात यह है कि हर कोई फ्री स्पीच का एक पैशनेट एडवोकेट है, पर सिर्फ तब तक जब तक स्पीकर उस एडवोकेट की मान्यताओं के विपरीत विचार व्यक्त नहीं करता है। देखिए, मैं बहुत ये देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि हम एक बहुत पोलराइज ज़माने में रह रहे हैं जी। मुझे इस बात में जो आप कह रहे हैं सच्चाई है कि लोग बहुत शायद इंटॉलरेंट हो गए हैं, एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई नई बात नहीं लगती है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे थे सेंट स्टीफेंस जैसे एलीट कॉलेज में जो जाके माओवादियों के साथ जुड़ रहे थे। चे गुएवारा का फैशन था। राइट विंग मूवमेंट्स भी बहुत सारे इस देश में उभरे हैं, सामने आए हैं और फिर गिरे हैं। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कोई अनोखी बात नहीं है। हम भूल जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूरोप में, जहां अब हम समझते हैं कि सेंट्रिज्म का बहुत लंबा दौर रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ग्रीस में, स्पेन में, पोर्चुगल में राइट विंग डिक्टेटरशिप्स थी काफ़ी वक्त के लिए। और कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी फ्रांस में और दूसरे यूरोप के देशों में बहुत पावरफुल थी। इटली में एक टाइम था जब लेफ़्ट विंग टेररिज्म बहुत बड़ा ख़तरा माना जाता था और फैशिज़म का भी, नियो फैशिज़म का लहर रहता था। तो आज का जो ग्लोबल क्लाइमेट हम देखते हैं, ये नहीं है कि डिविजन्स मतलब कुछ ऐसे अनोखे एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं जहां मैनेज नहीं किए जा सकते। डेफिनेटली किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में कुछ चीज़ों पे कंसेंसस चाहिए होगा। अगर भारत में या कोई भी मुल्क मतलब डेमोक्रेसी तरक्की करना चाहता है तो कुछ बातें ऐसी अग्रीड होनी पड़ेंगी समाज में जो विवाद के बाहर रहे। आखिर हम हर दूसरे दिन डिबेट नहीं कर सकते कि क्या सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए। मतलब ऐसी बातें रोज़ विवाद में नहीं लाई जा सकती है, लेकिन किसी भी समाज में विवाद रहेगा। एक तरह से हर जनरेशन को वही लड़ाइयाँ बार बार लड़नी होंगी।
बस यही सवाल है कि क्या डेमोक्रेसी ये शॉक को सस्टेन कर पाएंगी, कितना वक्त उनको लगेगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अथॉरिटेरियन रेजिम्स का कोई ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है। पाकिस्तान हमारे हमसाए मुल्क में हम देख सकते हैं कि वहाँ तो डिक्टेटरशिप बहुत अरसे से रही है, लेकिन उनका हाल हमसे कोई खास बेहतर नहीं कहा जा सकता है। म्यांमार में दूसरे साइड पे मिलिट्री राज शासन है, वहाँ बहुत बुरा हाल है। और इज़राइल के सारे पड़ोसी, क्योंकि हम इज़राइल की बात कर रहे हैं, लंबे अरसे से वहाँ मिलिट्री अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स रहे थे, आज की तारीख भी है सीरिया में, इजिप्ट में। लेकिन इज़राइल डेमोक्रेसी होते हुए, इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी होते हुए उन मुल्कों के बहुत आगे पहुंच पाया है। और शायद डेमोक्रेसी की वजह ही पहुंच पाया है क्योंकि जिस समाज में खुल के बहस होती है, खुल के लोग अपनी राय सामने कर पाते, वो शायद अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर एड्रेस कर ले पाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि इज़राइल कोई अपना रास्ता निकाल लेगी। चलिए प्रवीण, आज का आखिरी सवाल लूँगी। शिल्पी पूछ रही हैं कि क्या इस वक्त ईरान के साथ इज़राइल के बढ़े हुए टेंशन्स के बीच ईरान इज़राइल में चल रहे विरोध प्रदर्शन का और उथल पुथल का फ़ायदा उठा सकता है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली ईरान फ़ायदा उठाएगा, और यही वार्निंग इज़राइल के मिलिट्री चीफ्स, इंटेलिजेंस चीफ्स लगातार पब्लिकली दे रहे हैं कि देखो हमारे समाज में जो टूट आई है उसका फ़ायदा उठाएंगे दुश्मन मुल्क। सिचुएशन अभी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के साथ कोई डील हो जाए। ये पहले भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की थी कुछ डील करने की, नेगोशिएशंस अब दोबारा चल रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी कोशिशें कम नहीं की कि वो इज़राइल पे अपनी दबाव लगातार बढ़ाते रहे। बेंजामिन नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि ये यूएस ईरान डील ना हो। उनने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो समझते हैं कि इससे खतरा मिडल ईस्ट में बढ़ेगा, लेकिन यूएस आगे बढ़ रहा है और नेतन्याहू के विरोध में ईरान गाज़ा स्ट्रिप में मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेबनान में सपोर्ट कर रहा है। अभी तक मामला उस हद तक नहीं पहुंचा है कि जंग छिड़क जाए, लेकिन डेफिनेटली दोनों मुल्क अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू, असैसिनेशन के माध्यम से, अलग अलग रूपों से एक दूसरे पे लगातार वार करे आ रहे हैं। और इस केओस के बीच में डेफिनेटली ये खतरा बनता है कि कल ऐसे माहौल में कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें हत्या इज़राइल के अंदर या गाज़ा स्ट्रिप में बहुत बड़े पैमाने पे हो जाए, तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रह सकते हैं। और मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स जो दबाव नेतन्याहू पे ला रही है इस वक्त, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह रीजन में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा किया जाए। जी बिल्कुल। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।